morning, everyone. This is Robin Sherawat, and I welcome you all in the Dala Education Group. तो डाला एजुकेशन ग्रुप इज़ रन बाय मेजर भरत सर, और फिलहाल हम आपके लिए चला रहे हैं बेटा एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्रैश कोर्स जो कि है एनडीए फर्स्ट 2025 के लिए। दोनों ही मोड में बैच आपके लिए अवेलेबल है, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। कुछ क्लासेस हमारी हो चुकी हैं। तो आज का सेशन जो हमारा है उसका टॉपिक क्या है? एडजेक्टिव। तो व्हाट इज़ एन एडजेक्टिव? बेसिकली एडजेक्टिव क्या है? नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला, उसके बारे में कुछ भी जानकारी देने वाला हर शब्द क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। कि बेसिकली कोई नाउन कैसा है, गोरा है कि काला, लंबा है कि छोटा, मजबूत है कि कमज़ोर, समझदार है कि बेवकूफ़। तो हर शब्द नाउन को डिफाइन करने वाला, प्रोनाउन को डिफाइन करने वाला क्या कहलाएगा? एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे मैं बोलूँ शी इज़ अ गर्ल, कैसी है गर्ल? सुंदर है, तो शी इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल। तो ब्यूटीफुल ने गर्ल को डिफाइन किया, तो ब्यूटीफुल बेसिकली क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ। और एडजेक्टिव के लिए आपको एक बड़ा ही खास पॉइंट ध्यान रखना है। क्या खास पॉइंट ध्यान रखना है? एक बार इन 3 स्टेटमेंट्स को देखो जरा, वीडियो पॉज करके चेक करो सही है कि नहीं है। डन? चलिए, आई होप यू डन। आओ देखते हैं। तो बेसिकली हमने कहा फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है? आई हैव अ नोट। तो आई हैव अ नोट सही है, मेरे पास क्या है? एक नोट है। ठीक है। अच्छा, मैं ये भी तो कह सकता था मेरे पास रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 10 रुपए हैं। तो आप जो मर्जी बोलो, यू आर अलाउड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर आपने क्या कहा तीसरी स्टेटमेंट में? कि मेरे पास नोट है। क्या है? नोट। और वो नोट कितने का है ये आपने बताया। कितने का है? 10 रुपए का है। नोट कितने का है? 10 रुपए का। तो ये जो हमने लिखा 10 रुपीज, ये जो हमने लिखा है क्या? 10 रुपीज, ये क्या है? इस नोट को डिफाइन करने वाले शब्द हैं। तो ये एडजेक्टिव हैं। और एडजेक्टिव इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हमेशा कैसा होता है बेटा? सिंगुलर। कैसा होता है? सिंगुलर। तो आप 10 रुपीज नोट नहीं, क्या लिखेंगे? 10 रुपी नोट। तो एडजेक्टिव का जितना भी पार्ट होगा वो प्लूरल नहीं होना चाहिए, तो हम लिखेंगे 10 रुपी नोट। इसी तरीके से देखो, ये 5-4 क्वेश्चन और हैं आपके पास। गिव देम अ ट्राई। वीडियो को पॉज कर लीजिए। चलिए डन। आइए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? शी हैज़ अ 500 रुपीज नोट। तो नोट के बारे में बात हो रही है ना। नोट कितने का है? 500 का है। तो 500 रुपीज नहीं लिखना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? 500 रुपी नोट। तो स्टेटमेंट मेरी क्या थी? इनकरेक्ट थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ही हैड, उसके पास थे। क्या थे? एक 5 लगा है हमारा एक्स्ट्रा। ही हैड, उसके पास थे। क्या थे? 10 नोट थे, है ना। कितने नोट थे बेटा? 10 नोट। कितने कितने के? 500 के, है ना। तो है तो ये सारा का सारा एडजेक्टिव ही। तो 500 रुपीज नहीं, 500 रुपी नोट्स। ठीक है। तो नोट हो चाहे नोट्स हो, एडजेक्टिव का जितना भी पार्ट होगा वो होगा सिंगुलर। नाउन सिंगुलर या प्लूरल कर सकते हो आप। नाउन सिंगुलर है, एक है तो सिंगुलर, एक नोट था। प्लूरल है, ज्यादा नोट थे तो प्लूरल। नोट को तो नोट्स कर पाओगे, लेकिन जितना भी एडजेक्टिव का पार्ट है उसको हमेशा कैसा रखेंगे? सिंगुलर रखेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, आई मेट अ 16 ईयर्स ओल्ड गर्ल। तो स्टेटमेंट गलत कि सही? गलत। क्या गलती है बेटा? जब आप गर्ल को डिफाइन कर रहे हो, क्या कह रहे हो गर्ल के बारे में? कि लड़की कैसी है? 16 साल की लड़की है ना। तो 10 ईयर्स ओल्ड नहीं, क्या बोलोगे? 10 ईयर ओल्ड गर्ल। ठीक है। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल को डिफाइन कर रहे हो। वॉल कैसी है? कैसी है वॉल? ऊंची है। कितनी ऊंची है? 10 फीट ऊंची है। तो फुट का प्लूरल होता है फीट, तो 10 फीट नहीं, क्या बोलोगे? 10 फुट। तो दिस इज 10 फुट हाई वॉल। ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट वन, दिस बॉय इज 10 ईयर्स ओल्ड। सही क्या गलत? देखो, इस बार हमने नाउन के पीछे, इन्हीं शब्दों के पीछे कोई दूसरा नाउन नहीं लगाया जिसकी वजह से एडजेक्टिव बन जाए। तो फिर जब इसके पीछे कोई नाउन है नहीं, तो फिर इस पे एडजेक्टिव वाली कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं। तो ये स्टेटमेंट क्या है? करेक्ट है। नहीं समझे? देखो, जैसे हमने बोला भाई आई हैव अ नोट, ठीक है, हमने बोला आई हैव 10 रुपीज, तो ऐसे ही बोला आई एम 10 ईयर्स ओल्ड, तो ठीक है। लेकिन अगर पीछे नाउन लग जाए 10 ईयर ओल्ड बॉय, तो अब सिंगुलर रखना पड़ेगा। तो पीछे नाउन आता है ना, नाउन आया ना, नोट आया ना, तब सिंगुलर करना पड़ा, वरना तो 10 रुपीज सही था। तो इसी तरीके से
हमने कहा कि जब भी पीछे नाउन आएगा, वॉल आया तो सिंगुलर करना पड़ा, गर्ल आया तो एडजेक्टिव को सिंगुलर करना पड़ा, जब पीछे नाउन आ ही नहीं रहा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। आई होप आई मेड इट क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इज टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव। तो टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव में हमारे पास क्या है? सबसे पहले प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होता है? प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली होता है वो एडजेक्टिव जिसको बनाया गया है प्रॉपर नाउन से। मतलब इंडिया से इंडियन बन गया, है ना। इंडिया इज अ ग्रेट कंट्री, लेकिन इंडिया का कुछ है तो उसे क्या बोलूंगा? इंडियन। कोई भी इंडियन चीज हो सकती है, जैसे इंडियन आर्मी, इंडियन गुड्स, इंडियन मान लो कुछ भी, मिलिट्री, कुछ भी कहिए आप। ठीक है, तो दैट इज इंडियन। ऐसे ही अमेरिका से क्या बन जाएगा बेटा? अमेरिकन। तो ये सभी क्या है? प्रॉपर एडजेक्टिव्स हैं। एक दो एग्जाम्पल लिख दूं मैं। इंडिया से क्या बन गया? इंडियन। ऐसे ही अमेरिका से क्या बन गया? अमेरिकन। तो इस तरह के जो भी एडजेक्टिव्स होंगे वो सभी क्या होंगे? प्रॉपर एडजेक्टिव्स होंगे। कोई खास क्वेश्चन यहां से बनता है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट इज क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। वो एडजेक्टिव जो क्वालिटी बताएं कि कोई नाउन प्रनाउन कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, अच्छा है कि बुरा है, मतलब गुड है या बैड है। तो किसी की अच्छाई बुराई बताने वाले सभी शब्द किस कैटेगरी में आ जाएंगे? क्वालिटेटिव एडजेक्टिव्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट इज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जो ये बताए कितना है, कम है कि ज्यादा, काफी है कि नहीं है, थोड़ा है कि नहीं है। ये सब एडजेक्टिव क्या बोलेंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो काफी है तो क्या बोल सकते हैं? एनफ है, राइट। तो इस तरह के शब्द क्या कहलाएंगे? क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहलाएंगे। नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव। ये हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था। जो नाउन के ऊपर अधिकार बताए वो एडजेक्टिव क्या कहलाएगा? पॉजेसिव एडजेक्टिव कहलाएगा। जैसे कार है, किसकी है? मेरी, तो माई कार। तो कार के ऊपर अधिकार किस शब्द ने बताया? माई शब्द ने। तो माई क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव है। तो जैसे मेरा है तो क्या बोलूंगा? माई है। तुम्हारा है तो क्या बोलूंगा? यूअर है। किसी लड़के का है तो क्या बोल दूंगा? हिज है। किसी लड़की का है तो क्या बोल दूंगा बेटा? हर है। तो ये सभी शब्द क्या हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, नाउन के साथ लग के अधिकार बताने का काम करेंगे। नेक्स्ट इज न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल बनाया गया है नंबर से, यानी कि नंबरिंग के बारे में बात करने वाले एडजेक्टिव्स। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे, इस पर कोई बात मैं अभी नहीं कर रहा हूं, इतनी बात करते हैं। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव, जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करे, है ना, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटरोगेटिव और डिमोन्स्ट्रेटिव। इंटरोगेटिव में कुछ खास काम का नहीं है। जब भी आपका एडजेक्टिव सवाल पूछने का काम करेगा तो क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव कहलाएगा, है ना। जैसे मैं बोलूं हुज बुक, तो बुक के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है ना, बुक के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है कि किसकी है किताब, राइट। तो ये क्या कहलाएगा? इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। सवाल यहां से कोई नहीं बनता। और लास्ट इज डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी पढ़ा था हमने, है ना। डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन भी हमने पढ़ा था। तो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन, इनकी शक्लें तो सेम ही होती हैं, यानी कि ये कौन होते हैं? दिस, दिस, दैट, दीज और दोज। फिर फर्क क्या होता है? एडजेक्टिव होगा तो नाउन के साथ लगेगा, प्रोनाउन होगा तो नाउन को दर्शाएगा, उसके साथ नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये छोटा सा डिफरेंस है। जैसे मैं बोलूं दिस बुक, दिस बुक इज माइन, तो इसमें दिस क्या है? नाउन के साथ लगा है। तो ये है डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, इशारा कर रहा है किताब की ओर कि ये वाली किताब है मेरी। ठीक है, जबकि इसी स्टेटमेंट को मैं दूसरे तरीके से कैसे लिख सकता हूं? दिस इज माई बुक। तो इस बार दिस नाउन के साथ नहीं लगा है, नाउन को दर्शा रहा है कि दिस क्या है? दिस बुक है। तो इसके साथ नहीं लग रहा है, इसको दर्शा रहा है, तो ये प्रोनाउन होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, साथ लगेंगे तो एडजेक्टिव होंगे, वरना तो प्रोनाउन होंगे। ठीक है, तो इसमें भी कोई खास चर्चा का विषय नहीं है, बस इतनी ही चर्चा है। तो हमारे पास दो हैं चर्चा के लिए, न्यूमरल एडजेक्टिव और
डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। आइए थोड़ी सी चर्चा इन पे करते हैं। तो पहले है हमारे पास न्यूमरल एडजेक्टिव। न्यूमरल एडजेक्टिव तो डेफिनेशन की हमने बात की थी। व्हाट इज न्यूमरल एडजेक्टिव? वो एडजेक्टिव जो किसी नाउन की नंबरिंग के बारे में बात करे, ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? न्यूमरल एडजेक्टिव बोलेंगे। न्यूमरल एडजेक्टिव बेसिकली दो टाइप का है। कौन से दो टाइप है? एक होता है कार्डिनल और दूसरा होता है ऑर्डिनल। कार्डिनल और ऑर्डिनल। कार्डिनल होता है जो काउंटिंग बताए। कार्डिनल क्या होता है? जो काउंटिंग बताए। और ऑर्डिनल होता है जो ऑर्डर बताए, यानी कि क्रम बताए कि पहले नंबर पे के, दूसरे पे के, तीसरे पे के, चौथे पे। दैट इज ऑर्डिनल, ऑर्डर से। और कार्डिनल काउंटिंग से। तो आराम से याद रहेगा। आपको ये रटने की जरूरत भी नहीं है कि कार्डिनल है, ऑर्डिनल है, टाइप्स को रटने की जरूरत भी नहीं है कोई खास, बस समझ लो थोड़ा सा कि है क्या। तो कार्डिनल एडजेक्टिव क्या हुए? भाई मैंने कहा किसी की संख्या 1 है, या क्लास में स्टूडेंट्स की संख्या 10 है, या मान लो 50 है, तो ये सभी काउंटिंग बता रहे हैं। तो ये क्या है? क्या है? कार्डिनल एडजेक्टिव है, काउंटिंग बताने वाले एडजेक्टिव हैं। जरूरी नहीं कि नंबरिंग डेफिनेट ही हो, कुछ और भी शब्द हो सकते हैं जो क्लियर नंबरिंग ना बताएं, जैसे सम कुछ हैं, फ्यू थोड़े से हैं, है ना, तो ये इनडेफिनेट भी हो सकता है नंबर में। और ऑर्डिनल क्या होगा? भाई पहले पे है फर्स्ट, है ना, या 10वें पे है तो 10th। तो क्रम बताने वाले, ऑर्डर बताने वाले एडजेक्टिव्स को क्या बोल देंगे? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स बोल देंगे। इसमें आपने जो ध्यान रखना है वो बात क्या है कि जब भी ये दोनों एक साथ आएंगे, इनकी सीक्वेंस ध्यान रखनी है। देखो कैसे ध्यान रखनी है, क्या होनी चाहिए सीक्वेंस। मान लीजिए मैं आपको बोलूं आई हैव रेड, कहता है मैं पढ़ चुका हूं। क्या पढ़ चुका हूं? टू फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस बुक। आई हैव रेड टू फर्स्ट पेजेस ऑफ दिस बुक। मैं पढ़ चुका हूं दो पन्ने। दो पन्ने कौन से वाले? वो भी पहले वाले दो पन्ने। किसके? इस किताब के। तो पेजेस को डिफाइन कर रहे हैं हम कि कौन से पेज पढ़े हैं भाई? पहले दो पेज पढ़े हैं, है ना। तो इनकी जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर होनी चाहिए। टू फर्स्ट नहीं, हमेशा आप क्या लिखेंगे? फर्स्ट टू, यानी कि पहले लिखेंगे ऑर्डर बताने वाला एडजेक्टिव और बाद में लिखेंगे नंबर बताने वाला एडजेक्टिव। तो ये हमेशा फिक्स इसकी प्लेसिंग रहेगी हमारे पास, ठीक है। दूसरा आपने पॉइंट क्या ध्यान रखना है कि अगर जरूरत पड़े तो, या फिर नाउन आए, किसके साथ नाउन आए? ऑर्डिनल के साथ, तो ये हमेशा स्पेसिफिक होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, चल है ऐड अ स्लाइड, मैं एक स्लाइड ऐड कर लेता हूं। देखो, जैसे मान लो मैंने कहा दिस इज फर्स्ट सैलरी। दिस इज फर्स्ट सैलरी। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये क्या है? क्या है? ऑर्डिनल एडजेक्टिव्स हैं। इसके साथ क्या आ रहा है? एक नाउन आ रहा है, ठीक है, तो एडजेक्टिव हुआ प्रॉपर बेसिकली। तो बेसिकली स्टेटमेंट सही है कि गलत? स्टेटमेंट क्या है? गलत, क्योंकि आप इस तरीके से इसको बिना स्पेसिफाई के यूज नहीं कर सकते। आपको बताना पड़ेगा किसकी फर्स्ट सैलरी है, मेरी है, तुम्हारी है, किसकी है। आपको कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा? दिस इज माई फर्स्ट सैलरी, दिस इज हर फर्स्ट सैलरी, दिस इज यूअर फर्स्ट सैलरी। जिसकी भी है, जो भी है, मेंशन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ आपको लिखना पड़ेगा, बिना मेंशन किए नहीं छोड़ सकते, ठीक है। मुझे एग्जैक्टली क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन जैसा क्वेश्चन आया था एनडीए में प्रीवियस ईयर पे, मैं उसको लिखने की ट्राई करता हूँ। लगभग लगभग सेम ही क्वेश्चन होगा, लेकिन एग्जैक्ट हो सकता है ना भी हो। ये आई गेस 2019 का प्रीवियस ईयर का सवाल है जो मुझे याद है एनडीए का। कहता है प्लूटो वॉज वंस कंसिडर्ड नाइन्थ प्लेनेट
ऑफ आवर सोलर सिस्टम। आगे भी स्टेटमेंट थी, आगे स्टेटमेंट में कुछ ऐसा बोला गया था, लेकिन अब ये ड्वार्फ प्लेनेट माना जाता है, ऐसा कुछ स्टेटमेंट के अंदर था। ठीक है, आप देखो जरा क्या इसमें कोई मिस्टेक है। हमारे पास एक कार्डिनल एडजेक्टिव आ रहा है क्या, नाइन्थ, उसके साथ एक नाउन आ रहा है क्या, प्लेनेट। क्या इसको स्पेसिफाई किया, नहीं किया। तो जब भी इसको स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा तो इसको क्या माना जाएगा, गलत माना जाएगा। और जब भी कोई माई यूअर इस तरह का शब्द ना लग पाए तो ध्यान रखना, आप जर्नल केस के अंदर हमेशा आर्टिकल दा का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे बेटा, आर्टिकल दा का यूज करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आता है, नाउन आता है, तो उसके साथ आप आर्टिकल दा का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल और दूं, ही इज फर्स्ट सीएम ऑफ आवर स्टेट। तो क्या बोलोगे, सही के गलत, क्या बोलें बेटा, गलत है ना, फर्स्ट नहीं, ही इज द फर्स्ट सीएम ऑफ आवर स्टेट। जब भी ऑर्डिनल एडजेक्टिव आएगा नाउन के साथ, उसको स्पेसिफाई करना जरूरी है। ठीक है, कोई माई यूअर कोई शब्द ना लगा होगा तो आप क्या लगाएंगे, आर्टिकल दा लगाएंगे। इज दैट क्लियर। चलिए, तो अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट हमारे पास क्या था टाइप्स में, न्यूमरल के अलावा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव वो एडजेक्टिव जो डिस्ट्रीब्यूट करके बात करेगा, इकट्ठा बात नहीं करेगा, उसे क्या बोलेंगे, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव बोलेंगे। कौन से हैं, ईच है, आइदर है, नाइदर है और एवरी है। ईच है, आइदर है, नाइदर है और एवरी है। ये कुछ ऐसे ही शब्द हमने कल भी पढ़े थे क्या, पिछले सेशन में ही पढ़े थे क्या, पढ़े थे, याद है, हाँ पढ़े थे। ईच आइदर नाइदर पढ़ा था, एवरी नहीं पढ़ा था। एवरी एडजेक्टिव होता है, प्रोनाउन नहीं होता। डिफरेंस क्या है, ईच आइदर नाइदर एवरी जब भी एडजेक्टिव होंगे, एडजेक्टिव कहाँ लगते हैं, नाउन को रिप्रेजेंट करते हैं कि उनके साथ लगते हैं, उनके साथ लगते हैं। तो इनके साथ आएगा नाउन, इनके साथ क्या आएगा बेटा, नाउन। फिर आएगी आपकी वर्ब, और फिर कहीं आगे जाके आएगा आपका अधिकार बताने वाला शब्द, यानी कि पोजेसिव वर्ड। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सारा ही सेंटेंस कैसा चलता है, कैसा चलता है, सिंगुलर। यानी कि नाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और अधिकार बताने वाला शब्द भी। ठीक है, जो हमने कल पढ़ा था उसमें क्या डिफरेंस था, इनके बाद प्रेपोजिशन आ रही थी ऑफ, ऑफ के बाद नाउन आएगा तो प्लूरल, बाकी सारा सेंटेंस सिंगुलर। अगर ऑफ नहीं आया तो फिर सारा सेंटेंस सिंगुलर। फिर से बोलूं, अगर ऑफ आया तो ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल, लेकिन बाकी सारा सेंटेंस सिंगुलर, ये हमने कल डिस्कस किया था। लेकिन अगर ऑफ नहीं आया तो फिर सारा सेंटेंस सिंगुलर। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल लिखूं, मैं बोलूं ईच बॉय या बॉयज हैज या हैव सबमिटेड हिज या देयर असाइनमेंट। ईच बॉय या बॉयज हैज या हैव सबमिटेड हिज या देयर असाइनमेंट। क्या कहें, ईच बॉय ना कि बॉयज, हैज सबमिटेड ना कि हैव सबमिटेड। किसका असाइनमेंट भाई, अपना असाइनमेंट, सबका थोड़ी ना सबमिट कराएगा, अपना ही तो कराएगा। तो ईच बॉय हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट। अगर ऑफ लगाता तो क्या होता, ईच ऑफ द बॉयज, अब सिंगुलर जाएगा आगे, हैज सबमिटेड हिज असाइनमेंट, बस नाउन प्लूरल हो जाता है उसके बाद, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इज दैट क्लियर। आगे चलें।
तो ऑफ वाला केस ज्यादा पूछा जाता है, ये वाला बहुत कम पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। आप जानते हैं एडजेक्टिव की कितनी डिग्रियां होती हैं? कितनी डिग्रियां होती हैं? 3 डिग्रियां होती हैं, जिसे हम फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री और थर्ड डिग्री के नाम से जानते हैं, राइट। इन्हीं के 2 टेक्निकल नाम हैं। इसे पॉजिटिव डिग्री कहा जाता है, इसे कंपैरेटिव डिग्री कहा जाता है, और इसे सुपरलेटिव डिग्री कहा जाता है। आई गेस लिखने की जरूरत नहीं है, आपको इतना भी पता हो फर्स्ट सेकंड थर्ड डिग्री तो भी सफिशिएंट है ना, दैट मच इज सफिशिएंट। ठीक है, टेक्निकल नाम पता होना जरूरी नहीं है। जो फर्स्ट डिग्री होती है उसका काम क्या होता है? किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करना कि कोई पर्सन या कोई ऑब्जेक्ट कैसा है। उसको कौन डिफाइन करेगा? फर्स्ट डिग्री डिफाइन करेगी। भाई जैसे मैं बोलूं दिस पेन इज गुड, तो फर्स्ट डिग्री है ना, गुड बेटर बेस्ट। ठीक है, या मैं बोलूं भाई दिस ग्लास इज स्ट्रोंग, ये ग्लास, ये कांच कैसा है? स्ट्रोंग है ना। या कुछ भी बोला जा सकता है, जैसे दिस बोर्ड इज स्मार्ट, राइट। तो किसी भी पर्सन को या किसी भी ऑब्जेक्ट को डिफाइन करेंगे तो किसका यूज करेंगे? फर्स्ट डिग्री एडजेक्टिव का यूज करेंगे। सेकंड डिग्री एडजेक्टिव का यूज कब होता है जानते हैं आप लोग? जब या तो 2 पर्सन का कंपैरिजन कर लो या फिर 2 ऑब्जेक्ट्स का कंपैरिजन कर लो। मतलब जब 2 चीजों के बीच कंपैरिजन होगा सेकंड डिग्री आएगी, राइट। भाई जैसे हमने कहा राम इज टॉलर देन श्याम, राम ज्यादा लंबा है, किससे ज्यादा लंबा है? श्याम से, तो कौन सी डिग्री लगाई? सेकंड डिग्री लगाई। और कंपैरिजन के लिए सेकंड डिग्री के साथ जनरली कौन आता है? देन आता है। कौन आता है? देन। ठीक है, तो कंपैरिजन में देन ही देखने को मिलता है मैक्सिमम केसेस के अंदर तो हमें। व्हाट इज थर्ड डिग्री? गुड बेटर बेस्ट, स्मार्ट स्मार्टर स्मार्टेस्ट। तो तीसरे वाला शब्द थर्ड डिग्री होता है। तो जब हम कहें ये जो एक है, चाहे ये व्यक्ति हो चाहे ये कोई भी वस्तु हो, ये अपनी तरह के सबसे, अपनी तरह के बाकी सबसे यही है, चाहे खराब हो चाहे बढ़िया हो, डज नॉट मैटर, चाहे खराब हो चाहे बेकार हो, इस बात की चर्चा नहीं है। लेकिन एक का कंपैरिजन बाकी सबसे होगा तो कौन सी डिग्री यूज होगी? थर्ड डिग्री यूज होगी। ठीक है, सिंपल है। वैसे तो मैक्सिमम बच्चे जानते होते हैं, बट फिर भी एक बार मैंने फटाफट बता दिया कि क्या है। चलिए, अब हमारे पास कुछ एडजेक्टिव हैं जिनके यूसेस हमें पता होने चाहिए। वैसे तो मैंने पिछले सेशन में सम और एनी आपको होमवर्क में दिया था, है ना, कि आप होमवर्क स्टडी करना कि सम कहाँ लगेगा, एनी कहाँ लगेगा। ठीक है, बट फिर भी एक बार फटाफट चर्चा कर लेते हैं, कारण क्योंकि ये काफ़ी पूछा जाने वाला सवाल है, सम वर्सेस एनी का। ठीक है, तो सम होता है वो जनरली पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं, जबकि जो एनी होता है वो सामान्य तौर पे नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में लगाते हैं। ठीक है, जैसे देखो, आई हैव सम एक्सपीरियंस, आई हैव सम एक्सपीरियंस। लेकिन अगर इसी बात को मैं नेगेटिव कर दूं तो क्या बोलूं? आई डू नॉट हैव, क्या लिखूं? एनी एक्सपीरियंस। आई डू नॉट हैव एनी एक्सपीरियंस। तो पॉजिटिव के लिए सम, नेगेटिव के लिए एनी। इंटेरोगेटिव के लिए दोनों ही लग सकते हैं, इंटेरोगेटिव के लिए दोनों ही लग सकते हैं। जैसे मैं ऐसा बोल सकता हूं, क्या बोल सकता हूं कि डू यू हैव सम मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं? या फिर मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, डू यू हैव एनी मनी। तो ये दोनों ही सही होते हैं, पॉजिटिव में सम, नेगेटिव में एनी। जनरल पैटर्न यही है। इंटेरोगेशन में दोनों ही लग सकते हैं, सम भी और एनी भी, कोई खास फर्क नहीं पड़ता, दोनों के ही मीनिंग सही होते हैं। थोड़ा सा स्लाइड सा डिफरेंस होता है। क्या स्लाइड सा डिफरेंस होता है? जब आप एक्सपेक्ट करते हैं कि जवाब हाँ में आएगा, यानी कि जवाब अफर्मेटिव आएगा, तो सम लगाओ ना, क्योंकि देखो सम का यूज अफर्मेटिव के लिए होता था। जबकि आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जवाब ना ही आना है, बस आपने पूछ लिया है तसल्ली के लिए, तो फिर क्या लगाते हैं? एनी। ठीक है, तो मुझे पता है
कंगाल हो तुम, फिर भी पूछ रहा हूँ तसल्ली के लिए, क्या पता का हेल्प हो जाए मेरी। डू यू हैव एनी मनी, या हो सकता है तुम्हारे मजे लेने के लिए पूछ रहा हूँ, तो एनी लगाता हूँ। जबकि मुझे जरूरत है सच में, है ना, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे पास पैसे हो और तुम मुझे दे दो, तो मैं आपसे क्या पूछूंगा, डू यू हैव सम मनी, है ना। इसमें पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट जाता है और इसमें नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट जाता है। दिस इज द डिफरेंस। क्लियर है बातें? चलिए लेट्स मूव फर्दर। सुपर डुपर इंपॉर्टेंट टू वर्ड्स वी हैव, फ्यू एंड लिटिल। यहां से हमारे पास ना दो दो वर्ड्स और भी डेराइव होते हैं, फ्यू से और लिटिल से। कौन से वर्ड्स? फ्यू से दो वर्ड और आएंगे, अ फ्यू, और तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा बेटा, द फ्यू। ऐसे ही लिटिल से कौन से वर्ड आ जाएंगे, कौन से आ जाएंगे, आ लिटिल, और तीसरा वर्ड क्या आ जाएगा लिटिल से, द लिटिल, राइट। अब इनके बीच क्या डिफरेंसेस हैं, फ्यू क्या है, आ फ्यू क्या है, द फ्यू क्या है, और लिटिल क्या है, आ लिटिल क्या है, द लिटिल क्या है। उससे पहले ये बताओ फ्यू और लिटिल में क्या डिफरेंस है, फ्यू क्या है और लिटिल क्या है। तो फ्यू क्या होता है, फ्यू होता है काउंटेबल नाउन के लिए यूज। इसके लिए यूज होता है काउंटेबल नाउन के लिए, मतलब जब गिनती की बात करनी हो, जब आप कह रहे हो संख्या में, गिनती में, तो किसका यूज होगा, फ्यू का। जबकि आप बात करेंगे अनकाउंटेबल नाउन की, आप किसका यूज करेंगे, लिटिल का। ये बात करेगा क्वांटिटी की, मात्रा की, कितना है, थोड़ा है कि ज्यादा है। वो बात करेगा गिनती की, है ना, कितने हैं, जैसे गब्बर ने पूछा ना कितने आदमी थे, तो कितने के लिए फ्यू, ठीक है। जबकि कितना माल बटोर के लाए हो, तो दिस इज लिटिल, ठीक है। अब आओ इनके डिफरेंस को देखते हैं। फ्यू क्या है, आ फ्यू क्या है, और दा फ्यू क्या है। फ्यू जो होता है वो अपने कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव होता है, फ्यू अपने कॉन्टेक्स्ट में नेगेटिव होता है। आ फ्यू अपने कॉन्टेक्स्ट में पॉजिटिव होता है, और दा फ्यू का मतलब होता है सारे। दा फ्यू का मतलब क्या होता है, सारे। जैसे 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 जैसे, क्या नंबर का वास्तव में कोई फर्क पड़ता है कम या ज्यादा होने से? नहीं पड़ता। डिपेंड करता है कि आप बात को पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हो कि नेगेटिव। पॉजिटिव में बोल रहे हो तो आ फ्यू लगाइएगा, जबकि नेगेटिव में बोल रहे हो तो फ्यू लगाइएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरी जेब में कुछ पैसे हैं, मैं तुम्हें नहीं बता रहा कि कितने हैं, ठीक है, होंगे थोड़े बहुत। अब कोई बच्चा मेरे से आके कहता है, कोई लड़का मेरे से आके कहता है कि एक्सक्यूज मी भाई साहब, मैं कहा हाँ जी बताओ। कहता है मेरी बाइक का पेट्रोल खत्म हो गया है, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हैं? मैं कहा नहीं, है ना। क्यों नहीं दे सकते भाई, मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ही नहीं, मैं घर जा रहा हूँ, मेरे पास बस किराया ही पड़ा है मेरा, ठीक है। तो मैंने उसको रिप्लाई कैसा दिया, नेगेटिव दिया है। तो मैं उसको क्या बोलूँगा, अंग्रेजी में बोलूँगा तो, सॉरी आई कांट हेल्प यू मिस्टर, बिकॉज आई हैव फ्यू रुपीज़, भाई इतने ही है मेरे पास, मेरा काम चलेगा मुश्किल से, किराया विराया मैं दे पाऊंगा, दैट मच, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। जबकि दूसरा सिनेरियो ये हो सकता था, देखो अब हमें पता है लड़के ये फ्रॉड करते रहते हैं ना, मेरे साथ तो बहुत बार हुआ है ऐसा ऐसा फ्रॉड, ठीक है। सामान्य तौर पे लड़कियां ऐसा फ्रॉड नहीं करती। तो मानो उसकी जगह कोई लड़की आई, ऊपर से मान लो सुंदर भी है, ठीक है, मान लो ऐसा, ठीक है। तो वो कहती है कि सर मैं ना गलती से अपना पर्स छोड़ा है घर पे, आप मुझे 100 रुपये दे दो, मैं आपको कल दे दूंगी, तो दैट इज़ फाइन। सामान्य तौर पे ऐसे फ्रॉड नहीं होते हैं, ठीक है। तो मैं उसे अंग्रेजी में अब क्या कहूँगा, अगर हेल्प करनी है तो यस आई कैन हेल्प यू, आई हैव आ फ्यू रुपीज़। अब मैं ये नहीं बोलूँगा आई हैव फ्यू रुपीज़, क्या बोलूँगा, आई हैव आ फ्यू रुपीज़, मेरी जेब में उतने ही पैसे हैं अभी भी, और तब भी उतने ही थे। तो एक्चुअल नंबर क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। और दा फ्यू सारे का मतलब क्या है, मान लो मेरा बटवाई ले गया कोई चुरा के, तो मैं क्या बोलूँ किसी को कि भाई जितने भी पैसे थे मेरे पास वो तो सारे कोई चुरा ले गया, तो इसको मैं बोलूँगा द फ्यू रुपीज़ दैट आई हैड, वो थोड़े से रुपए, वो सारे के सारे रुपए जो मेरे पास थे। ये सारे तो हैं लेकिन थोड़े से तो हैं ही, तो जब लगाओगे तो थोड़े से का कॉन्टेक्स्ट तो रहेगा ही रहेगा। ऐसे ही लिटिल है, लिटिल का मतलब थोड़ा, तो ये नंबर की बात कर रहा था, ये मात्रा की बात करेगा, कॉन्टेक्स्ट सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव और कंप्लीट, सारा का सारा। यहाँ सारे था, ये सारा हो जाएगा, तो जितना भी दूध मेरे पास था वो तो सारा आज मैंने दे दिया है गाय को, या किसी को भी, गाय को तो खैर दूध देते हैं क्या, चलो मान लो देते होंगे, ठीक है। तो वो सारा, ठीक है। या फिर अ लिटिल क्या है, हाँ है थोड़ा सा ले सकते हैं आप, जबकि लिटिल क्या है, नहीं मेरे पास इतना नहीं है कि मैं आपको दे पाऊँ, तो ये है लिटिल। आई होप आई मेड इट क्लियर। चलिए,
तो फिर इसी पे बेस्ड कुछ 3 4 5 क्वेश्चंस, 6 क्वेश्चंस हैं आपके पास, गिव देम अ ट्राई, यू हैव 30 सेकेंड्स। चलो ज़्यादा देता हूँ, 1 मिनट देता हूँ, 6 क्वेश्चन है। डन, चलिए टाइम अप। फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट हैप्पी इन दिस सिटी। कहता है मैं इस शहर में खुश नहीं हूं। क्यों नहीं हो भैया खुश? कहता है मेरे दोस्त, दोस्त हैं कि नहीं है? नहीं होंगे तभी तो खुश नहीं है ना, होते तो फिर तो मजे करता ना दोस्तों के साथ। तो क्या बोलूं, फ्रेंड्स तो काउंटेबल है, तो लिटिल लगाऊंगे फ्यू, फ्यू, और फ्यू में भी कौन सा, नेगेटिव वाला, तो क्या बोलूं, आई हैव फ्यू फ्रेंड्स। बेटा आई हैव फ्यू फ्रेंड्स, क्योंकि कैसा है वो, दुखी है। अगर ए फ्यू फ्रेंड्स होते तो खुश होता। 2 4 दोस्त तो बहुत होते हैं, ये कह रहा है मेरा कोई दोस्त है ही नहीं, बस ऐसा समझो कोई एक आधा होगा ना के बराबर, वो भी ना ऐसा मानो जैसे है ही नहीं, तभी तो उदास है ना। जिसके 2 अच्छे दोस्त हों, तो बस एक स्कूटी पे या बाइक पे 3 ही बंदे चलते हैं, है ना, और आपने देखा हो तीनों तो बड़े मजे ही करते हैं, दोस्त भी काफी होते हैं, राइट। तो पॉजिटिव कॉन्टेक्स्ट देना होता तो ए फ्यू लिखता। अगर कहता मैं बहुत खुश हूं यहाँ क्योंकि मेरे कुछ दोस्त हैं यहाँ, बन गए हैं मेरे दोस्त, तो लिखता मैं आ फ्यू। बात समझ आ रही है? चलिए नेक्स्ट वन, डैश नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ये एक मुहावरा भी है, इसकी टेक्निकलिटी थोड़ी सी है। देखो क्या आंसर लगाया आप लोगों ने, लिटल या आ लिटल? लिटल। इसका आंसर याद रखिएगा, वैसे इसका आंसर होता है आ लिटल। लॉजिक भी मैं आपको बता देता हूं कि आ लिटल क्यों होता है। जब आपको नॉलेज है ही नहीं तो लिटल लगा दिया आपने, लेकिन जब नॉलेज है ही नहीं तो आप उसे छेड़ोगे ही नहीं, तो खतरनाक कहां से हो। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बिजली का थोड़ा बहुत काम आता है, मुझे बिजली का थोड़ा बहुत काम आता है, तो मैं बिजली के तारों को छेड़ूंगा तो खतरनाक है, समझ रहे हो। लेकिन लिटिल लगाऊंगा तो इसका मतलब आता ही नहीं, तो इसका मतलब फिर खतरा भी तो नहीं है। तो खतरा कब होगा, जब थोड़ी नॉलेज होगी तभी तो खतरा होगा। इसलिए क्या होता है, आ लिटल। लिटल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। ओके, नेक्स्ट वन, वी कुड नॉट रिकवर द कॉस्ट ऑफ द शो। हम शो की कॉस्ट भी रिकवर नहीं कर पाए, खर्चा भी नहीं निकाल पाए शो का, क्योंकि कितने लोग आए शो को देखने। नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट गया ना, अगर थोड़े आ जाते, पॉजिटिव आ जाता तो आ फ्यू लगा देता ना, खर्चा निकल जाता। फिर तो खर्चा नहीं निकला, मतलब फ्यू लोग आए हैं, ना कि आ फ्यू। ठीक है, नेक्स्ट, द डॉक्टर एडवाइज्ड हिम टू रेस्ट फॉर डैश डेज। डॉक्टर के पास गया है वो, कहता है साहब बीमार हूं, कहता है कुछ दिन आराम करो। तो कुछ दिन तो आराम करना है, कॉन्टेक्स्ट कैसा जा रहा है, आराम करने के लिए कुछ दिनों का कॉन्टेक्स्ट पॉजिटिव, तो क्या बोलेंगे, आ फ्यू। अगर आप कहोगे सर थोड़े ही दिन आराम करना, थोड़े दिन आराम करने का मतलब क्या है, कुछ 2 दिन आराम करोगे ना, समझ रहे हो, तो क्या लगेगा, आ फ्यू। अगर आप फ्यू लगा दोगे तो इसका मतलब हो जाएगा तुम्हें रेस्ट नहीं करना। ठीक है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, तुम्हें रेस्ट नहीं करना, नेगेटिव बन जाएगा वो, जबकि तुम्हें रेस्ट करना है तो आ फ्यू लगाओ ना। ठीक है, मतलब कितने थोड़े दिन, इतने थोड़े दिन कि तुम रिकवर कर जाओ, इतने दिन तो कम से कम रेस्ट करो ना। नेक्स्ट, डैश रुपीज दैट आई सेव्ड फॉर माई न्यू मोबाइल हैव बीन स्टोलन बाय समवन। कहता है वो रुपए जो मैंने इकट्ठे किए थे मेरे नए फ़ोन के लिए, नया फ़ोन लूंगा मैं, है ना, पाई पाई जोड़ी थी मैंने मजदूरी कर करके, चुरा लिए हैं वो किसी ने। ठीक है, तो बाकी मैं अब इसके बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा, भगवान करे इसको जो भी हो जाए। ठीक है, तो आंसर बताइए आप क्या लगाऊं, फ्यू? फ्यू नहीं बेटा, द फ्यू। द फ्यू का मतलब वो रुपए जो मैंने जोड़े थे वो चोरी हुए ना, तो सारे चोरी हो गए कि आधे बचे हैं, लिखा है ना सेंटेंस में।
तो सारे के लिए क्या लगाता हूँ, दा वाला शब्द। क्या लगाता हूँ, दा वाला शब्द। भाई वो सारे रुपए, सारे मतलब वो थोड़े बहुत ही थे, लेकिन जितने भी थे वो सारे, ये मतलब होता है दा फ्यू का। तो वो थोड़े से रुपए सारे के सारे जो मैंने जोड़े थे अपने फोन के लिए, वो किसी ने चुरा लिए हैं। लास्ट क्वेश्चन, डैश मनी ही गेव मी हैज बीन स्टोलन बाय समवन। सेंटेंस तो सेम ही है, बस मैंने शब्द में थोड़ा सा बदलाव किया है। क्या बोलते हो, क्या आएगा, क्या आएगा, द लिटल। क्योंकि मनी शब्द कैसा होता है बेटा, अनकाउंटेबल। मनी को काउंट नहीं करते, मनी अनकाउंटेबल होता है। काउंट किसको करते हैं, रुपीज को। 1 रुपया 2 रुपया तो होता है ना, 100 रुपये, 2000 रुपये, 10,000 रुपये, है ना। लेकिन एक मनी दो मनी तो नहीं होता। तो मनी कैसा शब्द है, अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के लिए क्या लगेगा, लिटल। ठीक है। और वो सारी ही मनी, वो सारा पैसा जो उसने मुझे दिया था वो चोरी हो गया है, तो दा भी लगाऊंगा फिर साथ में। तो द लिटिल मनी ही गेव मी, दैट भी लगाना चाहिए मुझे यहाँ पे, द लिटिल मनी दैट ही गेव मी। क्योंकि द फ्यू, द लिटिल, द सेम के लिए क्या लगता है, दैट। ये भी हमने पिछले सेशन में स्टडी किया था। ठीक है, याद रखना। दैट कब लगाते हैं, द लिटिल, द सेम, द फ्यू, द ओनली, है ना, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ये सारे के सारे जब भी केसेस आते हैं तो हमेशा रिलेटिव प्रोनाउन दैट लगता है। ठीक है, चलिए शैल वी मूव। आइए, नेक्स्ट इज आवर मिसलेनियस पार्ट। आपका एडजेक्टिव के लिए जो टाइप्स हैं वो कम इंपॉर्टेंट बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या बनता है, मिसलेनियस पार्ट। इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स हमारे पास डिस्कस करने के लिए। तो फर्स्ट पॉइंट के लिए आपके पास 2 सवाल हैं, पहले एक बार इनको चेकआउट करो, ठीक है कि नहीं है, आपको क्या लगता है, फिर देखते हैं। डन। आइए, फर्स्ट स्टेटमेंट क्या बोलते हो, करेक्ट और इनकरेक्ट, व्हाट डू यू से। ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्टर देन मी। नो ओपिनियंस। चलिए, अगर किसी बच्चे का हो जो वीडियो को देख रहा है रिकॉर्डेड मोड में, तो आप अपना ओपिनियन कमेंट में दे सकते हैं कि आपको क्या लगता है सॉल्यूशन देखने से पहले। ठीक है, बाद में तो सेम ही लगेगा सबको। आइए, ही इज वाइजर देन इंटेलिजेंट, क्या लगाया इसने, वाइज, वाइजर, वाइजेस्ट, दूसरी डिग्री लगाई है ना। और किसके मुकाबले, इंटेलिजेंट के मुकाबले। सेकंड डिग्री हम कब लगाते थे, जब हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को कंपेयर करते हैं। क्या हम दो व्यक्ति या दो वस्तुओं को कंपेयर कर रहे हैं, देखो दो व्यक्ति हैं क्या, नहीं। क्या दो वस्तु हैं क्या, एक ही व्यक्ति है, राइट। तो आपने ध्यान क्या रखना है कि जब एक ही व्यक्ति या फिर एक ही ऑब्जेक्ट, इसी के बारे में दो क्वालिटीज हैं, इसी के बारे में दो क्वालिटीज हैं, दो बातें हैं, तो आप सेकंड डिग्री, आप सेकंड डिग्री का यूज नहीं करेंगे। सेकंड डिग्री का यूज, फिर किसका यूज करेंगे, फिर हम यूज करेंगे, मोर लगा के फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे, मोर लगा के फर्स्ट डिग्री का यूज करेंगे जब एक ही व्यक्ति की दो क्वालिटीज या एक ही ऑब्जेक्ट की दो क्वालिटीज की बात होगी। तो ही की बात हो रही है, ही की दो क्वालिटीज हैं, कहता है ही वाइज है, ही क्या है, बुद्धिमान है, और ही इंटेलिजेंट भी है। ठीक है, तो वाइजर नहीं, ही इज मोर वाइज देन इंटेलिजेंट। एक्चुअली दो स्टेटमेंट थी, दो स्टेटमेंट क्या थी, कि ही इज वाइज एक स्टेटमेंट, दूसरी स्टेटमेंट ही इज इंटेलिजेंट,
फिर कहा बताओ दोनों में से कौन सी क्वालिटी ज्यादा है, कहता है वाइज ज्यादा है, इंटेलिजेंट कम है वाइज के मुकाबले, है ना। तो जो क्वालिटी ज्यादा है उसको मोर लगा के पहले लिखेंगे और दूसरे वाली को बाद में लिखेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट, शी इज स्मार्टर देन मी, सही है क्या गलत है? शी और दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है ना। तो दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा है तो सेकंड डिग्री आनी चाहिए, हाँ आनी चाहिए, आई है, बिल्कुल आई है। सेकंड डिग्री के साथ देन आता है, हाँ आता है, आया है, हाँ आया है। तो क्या स्टेटमेंट सही है बताओ? नहीं रे, क्या गलती हुई? अरे कल ही तो सिखाया था तुम्हें, कल ही तो समझाया था तुम्हें, जब कंपेयर कर रहे हो, जब क्या कर रहे हो, कंपेयर, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन किससे होता है? कल ही तो बताया था। शी इज टॉलर देन मी नहीं, शी इज टॉलर देन आई। ये तो मैंने रिवीजन के लिए डाला है, ठीक है, इसलिए डाला है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है। तो जब भी कंपेयर करोगे तो ध्यान रखना यूनिट सेम होनी चाहिए। कल ही डिस्कशन हुआ था इस बात पे, यूनिट सेम होनी चाहिए। लीटर का कंपैरिजन लीटर से होता है ना, मीटर का कंपैरिजन मीटर से होता है, तो सब्जेक्ट का कंपैरिजन सब्जेक्ट से होता है, ठीक है। चलिए, तो अब इस पे बेस्ड, इस कंसेप्ट बेस्ड आपके पास कुछ क्वेश्चन है, गिव देम अ ट्राई, यू हैव 30 सेकेंड्स। टाइम अप, आओ। अमन इज स्ट्रोंगर देन वाइज, सही क्या गलत? गलत, स्ट्रोंगर नहीं, मोर स्ट्रोंग देन वाइज, क्योंकि अमन की ही दो क्वालिटीज हैं। सेकंड क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन इज लेंदियर देन हार्डर, नहीं, लेंदी ज्यादा है, मुश्किल नहीं है, लेंदी ज्यादा है, हार्ड कम है ना। तो लेंदियर नहीं, मोर लेंदी देन हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट, शी इज मोर ब्यूटीफुल देन इंटेलिजेंट, ये तो सही है ना, ये तो सही है, ठीक है भाई। ब्यूटीफुल की सेकंड डिग्री भी मोर ब्यूटीफुल होती है, लेकिन मान लो तुम कहो सर देखो सेकंड डिग्री लगी है, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल, ये तो गलत हो गया। तो ठीक है, सही करके दिखाओ फिर। तो फिर तुम क्या लिखोगे? तुम कहोगे सर मोर को काट दो और फिर मोर लगा दो, तुमने तो कुछ करा ही नहीं, तो इसका मतलब फिर ये करेक्ट माना जाए, राइट। लास्ट क्वेश्चन, अमित इज टॉलर देन निखिल, ये बिल्कुल सही है, सब्जेक्ट का कंपेरिजन एक सब्जेक्ट से हो रहा है, ओके। चलिए, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट। यू हैव 2 क्वेश्चंस, हैव अ लुक एट देम। चलिए जी, टाइम अप। सही क्या गलत? ही इज सीनियर देन मी, गलत है। अमित इज एल्डर देन मी, गलत है। गलत तो दोनों ही हैं, बात तो सही है, क्या गलती है? आई आएगा, सब्जेक्ट आएगा। कभी कभी हमारी किस्मत अच्छी होती है तो हमारा ABCD मैच कर जाता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर कंसेप्ट कुछ और है। कंसेप्ट क्या है देखो, पॉइंट ये है कि मैं इसके डिटेल्ड कंसेप्ट में नहीं जा रहा हूँ, मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि पॉइंट क्या है, आपने ध्यान क्या रखना है। पॉइंट ये है कि जब भी आपके पास शब्द आते हैं सीनियर, एल्डर और प्रेफर, इन 4 शब्दों को दिमाग में छाप लेना, 4 शब्दों को दिमाग में छाप लेना। इसके अलावा अगर किसी भी वर्ड के लास्ट में तुम्हें दिखे IOR, जैसे सीनियर में दिख रहा है ना, जूनियर में दिख रहा है ना, ऐसे ही किसी भी वर्ड के लास्ट में दिखे IOR, तो ध्यान रखना, क्या ध्यान रखें कि जो कंपैरिजन होगा उसके लिए देन का यूज नहीं होगा, फिर किसका यूज होगा? टू का, क्या होगा बेटा? टू का। तो सीनियर, जूनियर, एल्डर, प्रेफर, ये 4 वर्ड तो छपे होने चाहिए, इसके अलावा जो भी IOR वाला वर्ड आ जाए, तो कभी भी कंपैरिजन करोगे तो देन से नहीं करोगे, किससे करोगे?
टू से करोगे, और टू तो प्रेपोजिशन होती है, टू तो प्रेपोजिशन होती है, और प्रेपोजिशन के बाद तो नाउन या प्रनाउन आएगा तो उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्टिव केस में ही लिखेंगे ही इज सीनियर टू मी तो सही था इस बार। देन से करोगे तो सब्जेक्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन टू प्रेपोजिशन है तो उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस लिखना पड़ेगा। अमित इज एल्डर मी, क्या इज दैट फाइन? चलिए, तो यू हैव 4 more questions and 10 seconds. चलिए, टाइम अप। इतनी देर के सवाल थे, अब तो ये शी इज जूनियर टू मी, आई प्रेफर टी टू कॉफी, दिस पाइप इज इन्फीरियर टू दैट वन। आई आर आ गया ना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन, द क्वालिटी ऑफ दीज पाइप्स इज इन्फीरियर टू दोज। सही के गलत? आपकी नॉलेज के लिए, आपके ज्ञान के लिए बता दूं, ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है। सिर्फ टू का ही एरर नहीं होता, जिंदगी में और भी एरर होते हैं कुछ। और इसमें क्या एरर है ये मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया था, ये मैंने तुम्हें कल ही पढ़ाया था। ये भी बता देता हूं कहाँ पढ़ाया था। द एयर ऑफ दिल्ली इज मोर पोल्यूटेड देन, याद कर लेना आप क्या लिखा था। तो ये क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे है, रिवीजन के लिए डाला है मैंने आप लोगों का, ठीक है। अगर सही कर पाओ तो ठीक है, वरना जाके कल वाले लेक्चर में चेकआउट करना कि दिल्ली वाला कंपैरिजन वाला डिस्कस कहाँ हुआ था कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये है आपका होमवर्क। नेक्स्ट पॉइंट, 2 क्वेश्चंस। चलाए, टाइम बहुत कम बचा है। एक्चुअली आज हुआ क्या पता है, वीडियो देखने वालों पता है आज हमारे साथ क्या हुआ? हमने आधा लेक्चर रिकॉर्ड कर लिया था, लाइट चली गई, तो हमें पूरा लेक्चर दोबारा से रिकॉर्ड करना पड़ा, और अगली क्लास का टाइम तो सेम ही है। तो इसलिए आज जो स्टार्टिंग का पार्ट था ना, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था, जिसको उसको हमने बहुत ही क्विक मोड में दोबारा से कैप्चर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब बाद की चीज़ों के लिए टाइम वैसे ही कम बचा है, तो इसलिए वैसे ही क्विक मोड में आना पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो हो सकता है आपको चीज़ें थोड़ी सी फास्ट लगें, बाकी मैं कोशिश करूँगा कि आपको कोई भी ऐसा पॉइंट ना जाए समझ ना आए जो, ठीक है, समझ आना चाहिए, दैट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, तो ये दोनों ही क्वेश्चंस क्या है, बेसिकली गलत हैं, दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, गलत हैं। गलती क्या है? देखो, कुछ वर्ड्स ना ऐसे होते हैं, कैसे होते हैं सर? कुछ वर्ड्स बेटा ऐसे होते हैं जिनके अंदर आप प्लस माइनस नहीं कर सकते, कुछ भी मोर लेस नहीं कर सकते, कंपेयर नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल मानो 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 मैं एक गोला बनाता हूँ, ठीक है, ये है गोला, ठीक है, ये एक गोला, ये तो 3 बन गए, और ये दूसरा गोला, ये 2 गोले मैंने बनाए हैं आपके लिए, ठीक है। आप मुझे बताओ दोनों गोलों में से कौन ज्यादा गोल है? दोनों गोल है ना। अच्छा, क्या कभी ऐसा संभव है कि मैं इसको यहां से काट दूं और मैं इसको गोला बोल दूं? बोल ही नहीं सकता। हेडिंग दिस, ऐसे ही कुछ चीजें एब्सोल्यूट होती हैं, मतलब अपने मीनिंग में 100% होती हैं, आपने जरा भी प्लस माइनस किया तो मीनिंग खो देगा वो अपना। तो गोला गोल ही होना चाहिए, ऐसे नहीं हो सकता, ठीक है। रेक्टेंगुलर शेप, अगर एक कट यहां लगा दूं छोटा सा तो रेक्टेंगुलर ही नहीं बचा, राइट। तो ये चीजें एब्सोल्यूट होती हैं अपने मीनिंग में। ऐसे ही एम्पटी, एम्पटी क्या होता है? मानो ये ग्लास है, ठीक है, वैसे तो थोड़ा सा बड़ा बन गया है बाल्टी की जितना, लेकिन मान लो ये ग्लास है, अब ये खाली है, अगर मैंने इसमें थोड़ा सा भी पानी डाल दिया तो मैं इसको एम्पटी बोल ही नहीं सकता। एम्पटी मीन्स एम्पटी होता है, फुल मीन्स फुल होता है। अगर मैं इसमें इतना सा पानी भर दूं, इतना यहां तक, तो क्या मैं इसको फुल बोल दूं? नहीं बोल पाऊंगा। फुल कब बोलूंगा? जब फुल भरी होगी। तो एम्पटी भी ऐसा ही है, बिल्कुल खाली होना चाहिए तो एम्पटी बोल पाओगे। तो कंप्लीटली शब्द का कोई रेलिवेंस नहीं है बेसिकली, ये है रिडंडेंट, इसको बोला जाता है एरर ऑफ रिडंडेंसी या फिर एरर ऑफ सुपरफ्लुअस, ठीक है। ऐसे ही जो एवरलास्टिंग शब्द है, इसका मतलब होता है हमेशा तक, सदा तक। तो जो अच्छे काम होते हैं वो सदा तक जीवित रहते हैं, अच्छाई सदा तक जीवित रहती है, ऐसा कह रहा है। तो किस, ये मोर का क्या मतलब हुआ यहाँ पे? मोर का तो कोई मतलब ही नहीं हुआ यहाँ पे, फाइन, तो दैट इज मोर कट जाएगा और यहाँ पे कंप्लीटली कट जाएगा। बात समझ आ गई? तो दिस इज आवर कंसेप्ट। क्या है कंसेप्ट? कि ये कुछ शब्द हैं जो अपने मीनिंग में एब्सोल्यूट हैं, 100% हैं, आपने जरा भी प्लस या माइनस किया तो फिर क्या होगा? शब्द अपना मीनिंग ही खो देगा।
और फिर वो हो जाएगा गलत। ठीक है, वैसे तो मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाता इस पे, लेकिन टाइम के अभाव में नहीं सुना रहा हूँ, मजा आता तुम्हें। ठीक है, तो एक बार वर्ड्स पढ़ा देता हूँ फटाफट, क्या क्या वर्ड्स हैं। फुल एम्पटी आप जानते हैं, सर्कुलर रेक्टेंगुलर आप जानते हैं, चीफ आपको पता है, एंटायर मतलब सारा का सारा ये भी आप जानते हैं, परफेक्ट आप जानते हैं, यूनिक आपको पता है, यूनिवर्सल आपको पता है, राउंड स्क्वायर ट्राइंगुलर सारे वर्ड्स आपको पता है। एटर्नल, एटर्नल क्या होता है, जो एवर लास्टिंग हो, यानी कि ये दोनों सिनोनियम्स हैं। ठीक है, आइडियल आप जानते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट मैंने आपको बता ही दिया, जो 100% होता है अपने मीनिंग में। पॉसिबल या इम्पॉसिबल, भाई मोर पॉसिबल या लेस पॉसिबल थोड़ी हो सकता है, पॉसिबल है तो पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है तो इम्पॉसिबल है। ऐसे थोड़ी कह सकते हो ये वाला काम ज़्यादा पॉसिबल है, ये वाला काम कम पॉसिबल है, ऐसे थोड़ी होता है। हाँ, कम या ज़्यादा डिफिकल्ट हो सकता है, पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही डेड अलाइव, मरा है तो मरा है, जिंदा है तो जिंदा है, ऐसे थोड़ी कह सकते हो ये तो थोड़ा कम मरा हुआ है, ऐसे नहीं कह सकते ना। ऐसे ही लास्ट 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 होता है, फाइनल फाइनल होता है, इन्फीरियर इन्फीरियर होता है। ठीक है, तो ये ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें आप कंपैरेटिव वर्ड्स, मोर या लेस जैसे वर्ड्स का या किसी भी डिफाइनिंग वर्ड का यूज नहीं करोगे। ठीक है, चलिए, तो यू हैव 4 क्वेश्चंस, आप कर लीजिएगा बाद में। ठीक है, आप लोग भी वीडियो देख के दोबारा से कर लेना आपका मन हो तो, क्योंकि टाइम बचा नहीं है, और मैं चाहता हूँ बाकी के पॉइंट एक बार फटाफट आपको मैं ओवरव्यू करा दूँ। नेक्स्ट वी हैव इज सरदार पटेल वाज द, एक बार देखो 5 सेकंड दे रहा हूँ, 5 नहीं चलो 10 ले लो। चलिए डन, सही क्या गलत, बताओ बताओ, मैं बता देता हूँ क्या है गलत। सर आप पूछते हो तो गलत ही होता है वैसे तो, वो तो ठीक है, पर तुम्हें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि गलती क्या है, तभी तो कुछ लगाओगे आंसर, है ना, और वो भी श्योरिटी के साथ, वरना ABCD तो 25% तो सही चांस है ना, कुछ भी लगाओ 25% तो चांस है कि सही कर जाओगे। ठीक है, आइए, सरदार पटेल वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइज, देखो हमने एंड कंजंक्शन से 2 एडजेक्टिव को जोड़ा, नोबल नोबल नोबलेस्ट, नोबल नोबलर नोबलेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट, वाइज वाइजर वाइजेस्ट ये तो सेकंड डिग्री है, नोबल नोबलर नोबलेस्ट ये तो थर्ड डिग्री है। जब भी किसी कंजंक्शन से एडजेक्टिव्स जुड़ेंगे तो डिग्रियां डिग्रियां हमेशा सेम होंगी। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, इसको बंद पता नहीं कहाँ से होएगा, ये वैसे तो मैं ट्राई किया था कि मैं इसे बंद कर दूं, पर पता नहीं क्यों नहीं हो रहा, ये कर रहा है बदतमीजी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज करूंगा, ये सारा गड़बड़ हो जाएगा, पता नहीं क्यों हो जाएगा। चलिए, तो डिग्रियां कैसी होनी चाहिए बेटा, सेम होनी चाहिए, तो हम लिखेंगे सरदार पटेल वॉज द नोबलेस्ट एंड वाइजेस्ट ऑफ ऑल द लीडर्स ऑफ आवर फ्रीडम। ठीक है, एंड ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन, मिस्टर शर्मा इज द ओल्डेस्ट एंड एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय ऑफ आवर कंपनी, तो सही क्या गलत, गलत है, क्या गलती है, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट, ओल्ड ओल्डर ओल्डेस्ट ये हुई थर्ड डिग्री, ये कौन सी डिग्री है, अरे फर्स्ट डिग्री है ये, एक्सपीरियंस्ड मोर एक्सपीरियंस्ड मोस्ट एक्सपीरियंस्ड, तो क्या लिखोगे बेटा, मोस्ट एक्सपीरियंस्ड। ठीक है, समझ आ गई बात। तो बेसिकली क्या है, पॉइंट क्या है हमारे पास, कि जब भी आप 2 एडजेक्टिव्स को जोड़ोगे किसी कंजंक्शन से तो दोनों की डिग्रियां सेम होंगी। ये 4 क्वेश्चन रहे आपके होमवर्क के लिए। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा। कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं हमारे पास जो कई बार पूछ लिए जाते हैं। फर्दर वर्सेस फार्दर आसान है, फार दूरी की बात करेगा, फर्दर बात करेगा इन एडिशन की, इसके अलावा इससे आगे, फिजिकली नहीं, फिजिकली की बात कौन करेगा, फार। ठीक है, समझ आ गया ना, इतना ही आसान हो जाना चाहिए। दोनों क्वेश्चन देखते हैं आओ। आई डिड नॉट रिसीव एनी डैश ऑर्डर, तो मुझे और आगे कोई ऑर्डर मिले ही नहीं, तो क्या लगाऊं, फर्दर, फर्स्ट लिख दो इसको। और शी लिव्स डैश देन यू, तुमसे ज्यादा दूर रहती है ना वो, तो क्या लिखूं, फार्दर, इसको मैं सेकंड लिख रहा हूं। ठीक है, लेट्स मूव नेक्स्ट, वी हैव लास्ट वर्सेस लेटेस्ट। लेटेस्ट होता है सबसे नया, रीसेंट, है ना, टार्जन द वंडर कार फिल्म देखी तुमने, कहता है ये तो लेटेस्ट न्यूज है, ताजा ताजा खबर है, तो ये होता है लेटेस्ट, जबकि लास्ट क्या होता है, आखिरी। कर लोगे ये दोनों क्वेश्चन, बहुत आसान हो जाएंगे। नेक्स्ट वी हैव इज एल्डर वर्सेस ओल्डर। ओल्डर ध्यान रखना, थोड़ा सा डिफरेंस एल्डर और ओल्डर में क्या है, एल्डर ब्लड रिलेशन में लगाया जाता है, इसमें लगाया जाता है ब्लड रिलेशन में, जबकि ओल्डर सबके लिए लगता है। ठीक है, तो देखो ही इज माई डैश ब्रदर, तो ब्रदर है ना, तो एल्डर लगाऊंगा। ठीक है, और सनी इज डैश देन राहुल,
क्या कोई ब्लड रिलेशन डिफाइन है? नहीं है, तो क्या लगाऊं? ओल्डर। तो सनी इज ओल्डर देन राहुल। ठीक है, नेक्स्ट, नियरेस्ट वर्सेस नेक्स्ट, ये थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, एक बार फटाफट देखो इन क्वेश्चंस को। चलिए आइए, विच इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम हियर। देखो, नेक्स्ट होता है किसी सीक्वेंस में अगला। ठीक है, जैसे मान लो स्टेशन है, तो इससे अगला स्टेशन क्या है? नेक्स्ट। ये होता है नेक्स्ट। नियरेस्ट क्या होता है? मेरे जो जिस पॉइंट को मैं रेफर कर रहा हूं उससे चारों ओर कहीं भी कोई भी पॉइंट, तो जो सबसे नजदीक होगा ये नियरेस्ट होगा। बात समझ आ गई? देखो, विच इज द डेस्टिनेशन फ्रॉम हेयर, ये हेयर क्या है? क्या मैं स्टेशन पे खड़ा हूं? पता नहीं। क्या मैं घर पे हूं? पता नहीं। तो दोनों ही आ सकते हैं। विच इज द नियरेस्ट स्टेशन फ्रॉम हेयर, मतलब अगर मैं घर से बात कर रहा हूं या मान लो बस स्टैंड से बात कर रहा हूं, ठीक है, और रेलवे स्टेशन पूछना चाह रहा हूं, तो पूछूंगा ना कौन सा यहाँ से सबसे नजदीक, तो क्या बोलूंगा? नियरेस्ट। लेकिन मान लो मैं ट्रेन में बैठा हूं, अब मैं रोहतक पहुंच गया हूं, ठीक है, लेकिन मैं कहीं और का रहने वाला हूं, मुझे नहीं पता अगला स्टेशन कौन सा है, तो मैं क्या पूछूंगा किसी से? विच इज द नेक्स्ट स्टेशन। तो यहां तो दोनों ही वैलिड हैं। बात समझ आई? विच इज द डैश हॉस्पिटल फ्रॉम यूर होम, अब आएगा क्या? नियरेस्ट, सिंपल। और आवर ऑफिस इज इन द डैश बिल्डिंग, नेक्स्ट का एक मतलब बाजू वाली में, अगले वाली में भी होता है, तो विच इज आवर ऑफिस इज इन द नेक्स्ट बिल्डिंग। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलिए, नेक्स्ट वी हैव इज लेटर वर्सेस लेटर। मैं बता देता हूं फटाफट। ये लेटर टाइम की बात करता है, कहता है बाद में। ये लेटर बात करता है दो लोगों की, और कहता है LE नहीं है, ये LA है। ठीक है, तो ये कहता है दो लोग और दोनों में से बाद वाला। ठीक है, जैसे ये दो बच्चे बैठे हैं, ठीक है, तो दोनों में से मैं जिसमें बाद में जिसका जिक्र करूंगा उसका रेफर करेगा ये। जैसे देखो, द डैश पार्ट ऑफ द मूवी वॉज मोर इंटरेस्टिंग, तो मूवी के तो दो पार्ट हुए, तो क्या कह रहा है? लेटर पार्ट। तो क्या लगाऊं? दूसरे वाला लेटर। ठीक है, और आई नो बोथ अमन एंड राहुल, मैं दोनों को जानता हूं, अमन को और राहुल को, बट द डैश इज माई कॉन्फिडेंट, तो क्या लगाऊं? लेटर की वो वाला लेटर, सेकंड वाला, है ना। कौन से, किन दो का जिक्र किया? अमन का और राहुल का। तो जो दोनों में से बाद वाला है कौन है? राहुल। राहुल इज माई कॉन्फिडेंट, इसका मतलब ये हुआ राहुल इज माई कॉन्फिडेंट। कॉन्फिडेंट क्या होता है? स्पेलिंग तो गलत नहीं लिख दी मैंने। कॉन्फिडेंट तो जानते हो, कॉन्फिडेंट नहीं जानते। कॉन्फिडेंट तो पता है ना। कॉन्फिडेंट होता है जो तुम्हारा राजदार हो, जिस पे तुम्हें विश्वास हो कि मैं अपनी बातें इसको बता सकता हूं, ये किसी को नहीं बताएगा। ही इज कॉल्ड यूर कॉन्फिडेंट। वो कोई महिला मित्र भी हो सकती है, उसे कहा जाता है कॉन्फिडेंट। ई लग जाएगा, इस स्पेलिंग में ई लग जाएगा साथ में, अगर वो महिला होगी तो। ठीक है, तो ये है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में डिफरेंस, ध्यान रखिएगा। ये वर्ड आपको जरूर देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं। नेक्स्ट वी हैव इज, सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट बता देता हूँ। वी डोंट हैव मच टाइम। मच क्या, टाइम तो हो ही चुका है पूरा, मैं तो अगली क्लास का टाइम खा रहा हूँ है ना। आइए, दीज मैंगोज आर कंपेरेटिवली, देखो कंपेरेटिवली का मतलब तो तुलनात्मक रूप से है, तो फिर दोबारा से सेकंड डिग्री क्यों लगा रहे हो? एक बार जब कंपैरिजन कर दिया तो कंपेरेटिवली है, रिलेटिवली है, ये खुद ही कंपेरेटिव वर्ड्स हैं, तो फिर सेकंड डिग्री नहीं लगाओगे। कौन सी डिग्री लगाओगे? फर्स्ट। दीज मैंगोज आर कंपेरेटिवली चीप, दोज क्वेश्चंस वर रिलेटिवली टफ। ऐसे ही कंपेरेटिवली, रिलेटिवली के अलावा ये भी तो वर्ड्स हैं, 10 टाइम्स 10 गुना, है ना, ट्वाइस 2 गुना, ये भी तो बता रहे हैं कंपैरिजन। तो फिर से सेकंड डिग्री का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? एज के साथ फर्स्ट डिग्री का। माई हाउस इज 10 टाइम्स एज बिग एज योर्स, तो ऐसे ही दूसरे में भी क्या हो जाएगा? दिस बैग इज ट्वाइस एज कॉस्टली एज दैट वन। ठीक है, तो ट्वाइस, थ्राइस, 10 टाइम्स वाले में एज का पैटर्न चलेगा। कंपैरेटिवली और रिलेटिवली के लिए ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट? इज द मोस्ट क्लेवरेस्ट। मोस्ट क्लेवरेस्ट का मतलब क्या होता है? क्लेवरेस्ट जब लिख दिया तो सबसे चालाक हो गया ना, तो फिर मोस्ट क्यों लगा रहे हो? पॉइंट ये है, क्या है कि जब आप सेकंड डिग्री लगा दो कंपैरिजन के लिए,
फिर दोबारा से सेकंड डिग्री लगा दो, तो रिक्वायरमेंट नहीं है ना दोबारा सेकंड डिग्री लगाने की, एक बार लगाने से कंपैरिजन हो गया। ऐसे ही जब आपने थर्ड डिग्री लगा दी 2 बार, तो फिर से गलत हो गया। यानी कि सेकंड डिग्री या थर्ड डिग्री दोनों को एक साथ यूज मत करना। दोनों को मतलब 2 थर्ड डिग्री एक साथ लगा रहे हो गलत बात, 2 सेकंड डिग्री एक साथ लगा रहे हो गलत बात, क्योंकि कंपैरिजन जो होना था वो तो हो ही गया। ऐसे ही सेकंड क्वेश्चन देखना, दिस इज मोर बेटर देन दैट, नहीं दिस इज बेटर देन दैट। ठीक है, चाहो तो ये कहना चाहो ना बहुत ज्यादा उससे तो कहीं ज्यादा बेटर है, तो मच लगा सकते, मोर नहीं लगा पाओगे, क्योंकि मोर मच मोर मोस्ट सेकंड डिग्री, गुड बेटर बेस्ट सेकंड डिग्री। ठीक है, राम इज मोर टॉलर देन श्याम, ना गलत बात, मोर नहीं लगाना। चाहो तो क्या लगा सकते हो, मच, राम इज मच टॉलर देन श्याम। राम इज टॉलर देन श्याम का मतलब है राम श्याम से ज्यादा लंबा है। राम इज मच टॉलर देन श्याम का मतलब है राम श्याम से तो कहीं ज्यादा लंबा है, उसकी हाइट कहाँ, उसकी हाइट कहाँ। ठीक है, ओके नेक्स्ट वी हैव ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू। आई गेस दिस इज द लास्ट पॉइंट। ठीक है, देखो ही इज सीनियर एंड मोर एक्सपीरियंस देन यू, सीनियर तो 2 लेता है ना, और मोर एक्सपीरियंस देन लेता है, राइट। तो अगर ऐसे शब्द आ जाएं जो अलग अलग वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है जिनके लिए, तो अलग अलग लगा दो। ठीक है, तो इसमें बस यही मिस्टेक थी कि सीनियर के साथ 2 लगता है, जो कि आपने मिस कर दिया। तो सीनियर के लिए 2 लगाओ और एक्सपीरियंस के लिए 10 लगाओ। तो सेकंड स्टेटमेंट चेक करो सही है कि नहीं है। चलो ये तुम्हारा होमवर्क है। ठीक है, लेट मी नो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इन कमेंट बॉक्स। ठीक है, ये आपकी जानकारी अपकमिंग बैच के लिए। तो अगर किसी भी बच्चे को एनरोल करना है तो बैच कब स्टार्ट हो रहा है बेटा, 1 मई 2025 को। लोकेशन क्या है, अत्री टावर, सोनीपत रोड, शीला बाईपास, रोहतक। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर आपके कोई भी वैल्यूएबल ओपिनियंस हों, आपको लगता है कि कोई भी सुधार या किसी भी चीज़ की गुंजाइश है या रिक्वायरमेंट है, तो लेट अस नो थ्रू योर कमेंट्स। और अगर कोई भी दिक्कत परेशानी है तो यू कैन विजिट आवर ऑफलाइन हेड ऑफिस। ठीक है, चलिए जी, थैंक यू सो मच।